वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। चैप्टर नंबर है 15th चैप्टर, NCERT क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है वहाँ से। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, क्योंकि ये 6th 7th क्लास से ऑनवर्ड्स ही आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। 8th में, फिर थोड़ा सा 9th में, ऐसे करके है। बट फिर भी देखिए, किसी भी इवेंट यानी घटना के होने या ना होने के जो चांसेस हैं, ठीक है, उनकी अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसी को हम बोलेंगे कि इस इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिकली कितने चांसेस हैं किसी घटना के होने या ना होने के, किसी इवेंट के होने या ना होने के, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इतना काफ़ी है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आएगा, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनिस्टिक और सेकंड है रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट हैं स्टूडेंट्स जिनको अगर हम प्रोसीजर को ठीक से फॉलो करें, ठीक है, कंडीशंस आइडेंटिकल रहें, सेम रहें, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन करेगा, कहाँ करेगा, उनका रिजल्ट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सा मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें पता है कि जैसे मान लीजिए CO2 अगर लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करनी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उस प्रोसीजर को ठीक से फॉलो करता है, जिन कंडीशंस में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उन्हीं कंडीशंस में करता है, तो फिर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कहाँ किया जाए, कौन करे, ये हर बार आइडेंटिकल सेम रिजल्ट देगा। प्रोसीजर को ठीक से फॉलो किया तो हर बार CO2 बनेगी। ठीक है, जिन एक्सपेरिमेंट्स का हमें इस टाइप के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं सबको हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी साइंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब डिटर्मिनिस्टिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो क्रिस्टल बनाते हैं अलग अलग चीज़ों के, तो क्रिस्टल जब सारे बच्चे सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, आइडेंटिकल कंडीशंस में करते हैं, जब उनका प्रोसीजर बिल्कुल सेम हो जाता है तो हर बार क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट है रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट उन एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जिनमें हमें ये तो पता है कि टोटल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, बट उन टोटल रिजल्ट्स में से जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कौन से वाला आएगा ये नहीं पता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस किया, तो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट अगर मैं अभी टॉस करूं तो मैं पक्का ये नहीं कह सकता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, दोनों में से कोई हो सकता है। तो मुझे ये तो पता है कि दोनों मतलब कितने मैक्सिमम रिजल्ट पॉसिबल हैं, बट उनमें से कौन सा होगा ये नहीं पता है। अगर मान लीजिए मैंने एक बार किया और सपोज हेड आ गया, नेक्स्ट टाइम करूंगा फिर से वही अनसर्टेनिटी है, फिर से नहीं पता कि हेड आएगा अगली बार कि टेल आएगा। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हिंदी में इनको बोलते हैं यादृच्छा प्रयोग। तो मैं दो चार लिख देता हूं जो हमारे नॉर्मली काम आएंगे समझने के लिए। टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ऐसे बहुत सारी और भी हैं, जस्ट मैंने ये फॉर एग्जांपल समझने के लिए बताया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स सैंपल स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें हमें इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या है। मैं एक्सपेरिमेंट लिखूंगा एक और उसके साथ ही उसका सैंपल स्पेस लिखूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा टॉसिंग अ कॉइन।
तो इसका सैंपल स्पेस को हम लिखते हैं एस से, और ये बनेगा एच कॉमा टी। मतलब अगर हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हैं सबको लिखें, कॉमा लगाएं, करली ब्रैकेट में बंद करें, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने टॉसिंग 2 कॉइन्स, या फिर इसको भी बोल सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक ही बात है, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, किसी कॉइन को 2 बार फेंकें या 2 कॉइन को इकट्ठा फेंकें, एक ही बात है। तो सैंपल स्पेस बनेगा उस केस में एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है जी। और अगर हम करें टॉसिंग 3 कॉइन्स, और इसको ऐसे बोल सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार फेंका या 3 कॉइन्स को 1 बार फेंका, एक ही बात है। तो इस केस में सैंपल स्पेस लिखेंगे तो उसका एक तरीका है, 8 रिजल्ट्स होंगे इसके, वो अभी आपको बताऊंगा। इसको लिखने का एक प्रोसीजर है, आप क्या करें 4 टाइम्स ऐसे गैप देके एच लिख लें, फिर 4 टाइम्स टी लिखें, फिर इसके पास 2 टाइम्स एच 1 2, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एच, फिर 2 टाइम्स टी। ठीक है। फिर 1 टाइम एच, 1 टाइम टी, एच टी एच टी एच टी, और इनके बीच में लगाएं कॉमा, और ये हो गया हमारा इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। ठीक है। फिर से बताता हूँ, पहले हमने क्या करना है 4 टाइम्स एच लिखना है और 4 टाइम्स टी लिखना है, फिर हमने 2 टाइम्स एच, देखो यहाँ एच एच, फिर 2 टाइम्स टी टी टी, फिर 2 टाइम्स एच 2 टाइम्स टी, फिर 1 टाइम एच 1 टाइम टी 1 टाइम एच 1 टाइम टी। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2 पावर 1 यानी कि 2 रिजल्ट्स होते हैं। जब हमने 2 कॉइन्स टॉस किए तो 2 पावर 2 यानी कि 4 रिजल्ट्स होते हैं। जब 3 कॉइन्स टॉस किए तो 2 पावर 3 यानी कि 8 रिजल्ट्स होते हैं। और वो 8 रिजल्ट्स कौन से हैं, ये वाले हैं। ये लिखने आपको स्टूडेंट्स अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, ये 3 हो गए। नेक्स्ट आप देखें, इसमें है थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है। तो इसमें सैंपल स्पेस में आएगा, जब हम एक डाइस फेंकते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। ये जो लूडो में जो खेलते हैं ना जिस डाइस से, ये उसी की बात है। उस डाइस में हमारे पास क्या होता है, जो है 1, एक फेस के ऊपर 1 लिखा होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस। या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस, या फिर इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं थ्रोइंग 2 डाइस, थ्रोइंग 2 डाइस। ठीक है। तो जब हमने एक डाई को 2 बार फेंका या 2 डाइस को इकट्ठा फेंका, तब हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। लिखने के लिए मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने बना लेना है। तो फिर जैसे 1 के साथ 1 लगाया तो बना 1 1, 1 के साथ 2 लगाया 1 2, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर ये आगे 2 की बारी, 2 1 2 2, फिर ये 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4
5 3 6। ठीक है जी। फिर आ गया ये 4 1 4 2 4 2, फिर 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर आ गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ये हैं हमारे टोटल पॉसिबल रिजल्ट, ये वाले पेयर। ठीक है, तो ये कितने हैं? ये टोटल है 36। 6 इंटू 6 36। ये अगर काउंट करोगे 6 ऐसे 6 ऐसे तो टोटल मिला के 36 बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे। तो इसमें कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ, जैसे ध्यान से देखो, यहाँ 1 1 आया है, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये जो पूरी लाइन है ऐसे, मैं इसके ऊपर एक वो लगा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ इसको ऐसे। ये जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं डबलेट। डबलेट डबलेट मीन्स सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए तो ये वाले रिजल्ट होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कहे कि ऐसा मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम 5 है, उनका सम क्या है? 5 है। तो आप देखें 5 सम कहाँ बनता है इस लाइन में? इस लाइन में बना यहाँ 1 4 5, इसमें 2 3, इसमें 3 2 और इसमें 4 1। तो 5 जो सम आएगा वो ये वाला रहा। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, हम करेंगे इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए सम लेना है मेरे को 9 लेना है, 9, तो 6 3 5 4 4 5 3 6, तो ये वाला है सम 9। ठीक है, ये इस तरीके से ये वाले 4 रिजल्ट्स हैं 1 2 3 4, जिनमें सम जो है दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है उनका सम क्या है? 9 है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशंस परमिटेशंस बनेंगे, हम वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इतना इस चीज़ को बनाना कैसे है, ये कौन कौन से रिजल्ट हैं, इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये याद रखें कि टोटल रिजल्ट्स होते हैं 36। ठीक है जी। अब मैं यही बना के दिखाता हूँ कि अगर हमने 3 डाइस को थ्रोइंग 3 डाइस, ठीक है, इकट्ठा फेंका या एक डाई को 3 टाइम फेंका, एक ही बात है। तो उस टाइम पे सैंपल स्पेस आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ जो टोटल रिजल्ट्स होंगे वो होंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 216। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 216 रिजल्ट्स को यहाँ लिखेंगे। तो उसका पैटर्न क्या है, तरीका क्या है? पैटर्न उसका ये है स्टूडेंट्स कि 1 1 1 एग्जाम में जो लिख के दिखाना है, फिर 1 1 2 और फिर डैश 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 और लास्ट में आएगा 6 6 6। ठीक है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहता है वो यही होता है कि जब सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस, तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए, इसको हमें मतलब नॉर्मली पूछा जाता है। तो उसमें हमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो 6 रिजल्ट रहेंगे। तो ये चीज़ हम थोड़ा दिमाग में रखेंगे 3 डाइस का केस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कार्ड्स। ठीक है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये 3 डाइस होगी, फिर कार्ड्स का आ जाता है। ठीक है जी, कार्ड्स ये वही हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं ताश के पत्ते। आप नेट पे भी इसको चेक कर सकते हैं कैसे होते हैं, फिर भी मैं यहाँ एक डिटेल बना रहा हूँ आप उसको याद रखने के लिए, आपके समझने के लिए, ताकि इसमें दिक्कत ना आए। ठीक है जी, तो देखिए टोटल होते हैं 52। टोटल कितने होते हैं? 52। तो फिर हमने इसको 2 पार्ट किए, इसमें से 26 जो है वो ब्लैक होते हैं और 26 जो है वो रेड होते हैं। ठीक है, 26 कार्ड्स ब्लैक हैं, 26 कार्ड्स रेड हैं। ओके, इन 26 के भी 2 ग्रुप हैं, 13 13। ब्लैक में एक तो होता है स्पेड्स, एक होता है क्लब्स। ठीक है, 2 ग्रुप हैं। स्पेड्स के जितने भी कार्ड्स हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर में इस शेप का निशान बना रहता है, पूरा फिल्ड होता है, ऐसे ऐसे वाला बना रहता है। ठीक है, आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। क्लब्स में 13 कार्ड्स के ऊपर इस टाइप का एक बना रहता है निशान, और ये भी फिल्ड होता है ऐसे, पूरा इसमें ब्लैक कलर किया रहता है। ये दोनों ब्लैक है। ठीक है,
तो 13 कार्ड्स हो गए क्लब्स के, 13 कार्ड्स हो गए स्पेड्स के, ठीक है जी। उसके बाद ये जो 26 कार्ड्स रेड हैं, इनमें दो पार्ट रहते हैं। एक होता है 13 कार्ड हैं डायमंड्स के, डायमंड इस शेप का होता है और ये कलर में रेड होता है, ये आपने ध्यान रखना है, पूरा फील्ड होता है और कलर में रेड होता है। और 13 कार्ड्स हैं हार्ट्स, हार्ट्स तो ये इस शेप का होता है और भरा होता है पूरा फील्ड और रेड होता है, ये आपने ध्यान रखना है, रेड होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं उसके बेसिक 2 ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ये जो रेड और ब्लैक मैंने लिखे हैं, रेड और ब्लैक, इसको क्या कहते हैं, कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। 2 टाइप्स हैं, ब्लैक एंड रेड, 26 ब्लैक 26 रेड। फिर ये जो 4 हैं आगे इसके 2 ग्रुप और बन गए। तो ये जो हैं हमारे पास स्पेड्स, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स, ठीक है। ये जो 4 हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम बोलते हैं स्वीट, ठीक है। तो देयर आर 4 स्वीट्स, ठीक है, स्वीट। तो जब भी आपके एग्जाम में स्वीट लिखा है, सेम स्वीट, तो आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है। और अगर कलर लिखा है तो आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है, ब्लैक एंड रेड को, ठीक हो गया। जो हिंदी मीडियम में है वो उसमें इन दोनों को ही रंग बोलते हैं, रंग, ठीक है, रंग। रेड और ब्लैक भी रंग है और ये भी रंग है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपने थोड़ा सा जो इंग्लिश वर्जन लिखा रहता है क्वेश्चन का उस पर नज़र मार लेनी है। अगर वहाँ पे कलर वर्ड यूज़ हुआ है तो समझे रंग का मतलब है रेड एंड ब्लैक, और अगर वहाँ स्वीट वर्ड यूज़ हुआ है तो आपने रंग का मतलब समझना है स्पेड, क्लब्स, डायमंड्स और हार्ट्स, ठीक है। हिंदी में स्पेड्स को बोलते हैं हुक्म, क्लब्स को बोलते हैं चिड़ी और डायमंड्स को बोलते हैं ईंट, ठीक है, और हार्ट्स को बोलते हैं पान। ये इस तरीके से हिंदी में रहता है। हो गया इतना काम। उसके बाद क्या है कि जो 13 कार्ड्स हैं हर एक के, इनमें कौन कौन से कार्ड्स रहते हैं। सबसे पहले होता है एस यानी इक्का, ठीक है, ये 1 लिखा रहता है इसके ऊपर। ये जो भी कलर का होता है उसके ऊपर ये वाला एक निशान बना रहेगा बड़ा सा बीच में, ठीक है, आप एस याद रखें। उसके बाद इसमें होता है एस के बाद, इक्के के बाद आता है 2, फिर 3, 4, ये नंबर लिखे रहते हैं उनके ऊपर 2, 3, 4 और 5, ये 10 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनके ऊपर नंबर लिखा रहता है, नंबर, ओके। इनके ऊपर नंबर नहीं है, इसके ऊपर 1 नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये ऐसे कार्ड होगा और इसके ऊपर मान लीजिए अगर हुक्म का है या स्पेड्स है तो पूरा बड़ा ऐसे करके पूरा फुल और ऐसे करके एक निशान उसमें रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है 1 इक्का, एस। तो इसी तरीके से फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्ड के ऊपर इनका नंबर लिखा रहता है। मान लीजिए हम 7 की बात करें तो उस पर 7 लिखा रहेगा ऐसे, और बीच में यहाँ 7 छोटे छोटे वो निशान भी बने होंगे। जैसे हुक्म का है तो 7 यहाँ हुक्म के निशान बनेंगे इसमें ऐसे करके, ऐसे 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 7 टोटल 7 बनेंगे जरूर, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर उसके ऊपर 7 लिखा रहेगा। 2 से लेकर 10 तक ये नंबर लिखे रहते हैं उनके ऊपर, क्लियर हो गया। एस के ऊपर लिखा कुछ नहीं होता, पर एक बीच में एक ही निशान बना रहता है। अगर स्पेड्स का है यानी हुक्म का है तो एक ये बनेगा, अगर चिड़ी का तो ऐसे वाला एक ही बड़ा बनेगा, अगर ईंट का तो ऐसे वाला एक बड़ा बनेगा, पान का तो ऐसे वाला बड़ा बनेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसके बाद आता है नेक्स्ट जैक, उसके ऊपर जे लिखा रहता है, 11 नहीं लिखा होता, जे लिखा होता है, इसको बोलते हैं जैक, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको गुलाम, गुलाम। हो गया। उसके बाद आता है क्वीन, क्वीन, इसको रानी बोलते हैं या बेगम बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। क्वीन क्यों लिखा रहता है उसके ऊपर बड़ा सा। और फिर आता है किंग, ये राजा होता है या इसको बादशाह भी कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर जैसे ये कार्ड हो गया सपोज ऐसे कुछ ना इस शेप में, ये कुछ मतलब मैंने वैसे समझने के लिए बनाया है, दोनों तरफ से ह्यूमन फेस बना रहता है, इनके ऊपर फेस बना रहता है, फेस मैं लिख देता हूँ,
ह्यूमन फेस, आदमी के मुख की आकृति बनी रहती है जैक, क्वीन और किंग के ऊपर, तो इसीलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड्स आपने याद रखना है, हिंदी में बोलते हैं मुख आकृति वाले कार्ड, ठीक है। या फिर इनको बोलते हैं हाँ, मुख आकृति वाले कार्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास अब हम देखते हैं, ये हो गए 13, देखिए 2 से लेके 10 तक 9 ये हो गए, ये 10th है, 11, 12, 13। तो हर एक हुक्म के भी इसी तरीके से आपको मिलेंगे 13 कार्ड, चिड़ी के भी इसी तरीके से मिलेंगे, ईंट या डायमंड्स के भी इसी तरीके से मिलेंगे, ये पान या हर्ट्स के भी इसी तरीके से आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सोचें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 52 कार्ड्स हैं इसमें जैक कितने हैं, गुलाम कितने हैं, तो 4 हैं, क्योंकि एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, सबके 4 एक एक होगा, तो 4 जैक्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने एस हैं, एस, तो ऑब्वियसली 4 हैं, क्योंकि हर एक का एक एक है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने ब्लैक क्वींस हैं, ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक के ये कार्ड रहे, तो एक क्वीन इसमें मिलेगी एक इसमें, तो क्वीन होगी 2, ब्लैक की 2 क्वीन है, 2 क्वीन है रेड की। किंग कितने हैं, टोटल 4 हैं, 2 रेड के किंग हैं, 2 ब्लैक के किंग हैं। तो ये एनालिसिस आपको इनके बारे में पता रहना चाहिए, ताश के पत्तों के बारे में। उसके बाद हम जो है ना क्वेश्चन में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, प्रायिकता हमसे पूछी है, उसको हम लिखेंगे इवेंट। क्या लिखेंगे, इवेंट। जैसे मान लीजिए मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे वो कहे कि गेटिंग अ किंग, एक बादशाह आए, मैंने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक किंग हो, तो इसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। जो भी जिसकी प्रायिकता हमसे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, ठीक है। तो ये जो सैंपल स्पेस है, जिस सैंपल स्पेस जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने ये देखना है कि इस इवेंट के फेवर में कितने कार्ड्स हैं, कितने केसेस हैं। टोटल 52 हैं ये वाले, इनमें से किंग कितने हैं, 4, तो इसके फेवर में हुए फेवरेबल केसेस, ठीक है, ये हुए 4। इसको बोलते हैं पक्ष में परिणाम, या फेवरेबल केसेस, या फेवरेबल आउटकम भी बोल देते हैं, कई बुक्स में आउटकम लिखा रहता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक काम हो गया। अब इसके बाद बस मुझे इतना ही काम करना है कि आपको इसका फार्मूला बताना है और आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने हैं। तो तब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।